हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने 50 क्वेश्चन बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पौध विकास की वह प्रणाली जिसमें पोषक तत्वों के तनु घोल का उपयोग जड़ विकास माध्यम के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, पौध विकास की वह प्रणाली जिसमें पोषक तत्वों के तनु घोल का उपयोग जड़ विकास के माध्यम के लिए किया जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है उसको? हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। अगला है, ग्रीन हाउस के मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। जो ग्रीन हाउस है, हरित गृह है, उसके मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए। ठीक है, 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगला है ग्रीन हाउस के प्रकार। तो देखिए, आप लोग को जब MCQ क्वेश्चन देगा ना, तो उसमें बहुत सारा ग्रीन हाउस दे देगा, उसमें से बोलेगा, मतलब गलत गलत नाम देगा, उसमें एक सही रहेगा। बोलेगा इसमें से ग्रीन हाउस का प्रकार है, इसमें से एक ग्रीन हाउस का प्रकार है, तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ कौन कौन सा प्रकार का होता है ग्रीन हाउस। तो वहाँ पे आप लोग को यदि ये ऑप्शन में दिखे तो आप लोग उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, मतलब टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो होता है कई प्रकार का होता है। जैसे पहला है लीन टू टाइप ग्रीन हाउस, इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस, अनइवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस, रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस, सात टूथ टाइप ग्रीन हाउस, कॉन्सेट ग्रीन हाउस। और जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हमारे भारत में, वह कॉन्सेट ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा कॉन्सेट टाइप ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रीन हाउस का प्रकार आप लोग याद रखिएगा। ग्रीन हाउस में लीन टू टाइप, इवन स्पेन टाइप, अनइवन स्पेन टाइप, रिज एंड फरो टाइप, सातूथ टाइप, कॉन्सेट ग्रीन हाउस। ठीक है, और ग्रीन हाउस के मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खुदरा व्यापार की दृष्टि से ग्रीन हाउस का आकार कितना होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको खुदरा व्यापार करना है, जैसे मान लीजिए किसी सब्जी को उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहीं बेचना है खुदरा में, तो उसके लिए ग्रीन हाउस का जो आकार है वह कितना होना चाहिए? तो 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए। ठीक है, 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और यदि थोक व्यापार की दृष्टि से आप कर रहे हैं तो 2000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, मतलब 2000 वर्ग मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो खुदरा व्यापार की दृष्टि से ग्रीन हाउस का आकार 1000 वर्ग मीटर, थोक व्यापार की दृष्टि से 2000 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगला है, कुल ग्रीन हाउस का तापमान कितना होता है। ठीक है, जो कुल ग्रीन हाउस होता है उसमें रात का तापमान कितना होता है? तो 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। कुल ग्रीन हाउस में रात का तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सामान्य ग्रीन हाउस जो होता है उसका रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और इसके पहले मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराया हुआ है, उसको भी आप लोग PDF ले लीजिएगा। और इस वीडियो पे 30 लाइक कर दीजिएगा भैया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुखाने की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, जब हम लोग अनाज को सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा और द्रव्यमान का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, अनाज के अंदर हम लोग ऊष्मा और द्रव्यमान का स्थानांतरण कर देते हैं, उससे क्या होता है, अनाज सूख जाता है। तो सुखाने की प्रक्रिया में ऊष्मा एवं द्रव्यमान का स्थानांतरण शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या कौन कौन से है? ऐसे ही आप लोग को ऑप्शन दे देगा कि इनमें से एक सामग्री हैंडलिंग उपकरण है, तो आप लोग को उसमें यदि इसमें से कोई भी ऑप्शन दिखे तो उसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला बेल्ट कन्वेयर, बाल्टी कन्वेयर, पेंच कन्वेयर, चैन कन्वेयर, वाईबी कन्वेयर। ठीक है, बकेट कन्वेयर, सॉरी बेल्ट कन्वेयर बोला जाता है, बकेट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर और चैन कन्वेयर, वाईबी कन्वेयर। ठीक है, तो ये 5 कन्वेयर होते हैं। यदि आप लोग को देखने को मिलेगा ऑप्शन में तो आप उसके ऊपर क्लिक करिएगा। अगला पूछा है कि जो बकेट कन्वेयर होता है, बाल्टी कन्वेयर होता है, उसका वजन क्षमता कितना होता है? तो 1000 टन होता है। ठीक है, 1000 टन से अधिक होता है। ठीक है, 1000 टन से अधिक होता है बकेट कन्वेयर का वजन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, पौध ट्रे की गहराई कितनी होती है? जो पौध ट्रे होता है जिसमें पौधे को उगाया जाता है, मतलब रोपाई के लिए, तो वह जो ट्रे होता है उसकी गहराई कितनी होती है? तो 25 से 75 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। अगला है, शीतोष्ण क्षेत्र के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हरित गृह है। जो शीतोष्ण क्षेत्र होता है जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है, टेम्परेट रीजन के लिए
सर्वाधिक लोकप्रिय हरितगृह कौन सा है, सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रीन हाउस कौन सा है, तो ग्लास हाउस या कांच का जो घर होता है वह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला है यूवी रेडिएशन, सॉरी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो किरण निकलता है, अल्ट्रावायलेट जो तरंगदैर्घ्य निकलता है, किरण निकलता है, उसकी तरंगदैर्घ्य होती है तो कितनी कैसी होती है, छोटी होती है, बहुत ही नाम मात्र होती है, ठीक है, छोटी होती है। अगला है संरक्षित खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल फसल है, ठीक है। जब संरक्षित खेती किया जाता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किया जाता है, उसमें सबसे अधिक किस फल की खेती किया जाता है, तो याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी का। और 100% एक क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में, 100% एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तो स्ट्रॉबेरी जो है यह प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। हरित गृह प्रवाह जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसमें सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा होता है उसके लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, CFC पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और भी कई गैसों का नाम बताया था, कितनी मात्रा में पाया जाता है यह भी बताया था। तो याद रखिएगा, यदि पूछ दिया हरित गृह प्रवाह के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह सबसे अधिक हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी गैस होता है। आगे देखेंगे हम लोग, गर्म हरित गृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे होते हैं, ठीक है। जो गर्म हरित गृह होता है, गर्म ग्रीन हाउस होता है, ठीक है, हॉट ग्रीन हाउस बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत उपयुक्त कौन से पौधे लगाए जाते हैं, तो अफ्रीकी वायलेट जो होता है यह गर्म ग्रीन हाउस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक समय तक चलने वाली कवरिंग मटेरियल कौन सी है, तो सबसे अधिक समय तक चलने वाली कवरिंग मटेरियल फाइबर ग्लास है, और सबसे कम समय तक चलने वाला कवरिंग मटेरियल प्लास्टिक है। याद रखिएगा, सबसे अधिक समय तक फाइबर ग्लास, सबसे कम समय तक प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है उत्तरी यूरोप में सबसे लोकप्रिय प्रकार के ग्रीन हाउस है, ठीक है। तो उत्तरी यूरोप में सबसे ज़्यादा ग्लास ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ग्लास ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आवरण सामग्री के आधार पर है, ठीक है। ग्रीन हाउस को भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। एक उसके आकार के आधार पर, ठीक है, एक उसके उपयोग के आधार पर, एक उसके मटेरियल के आधार, मतलब जो कवरिंग मटेरियल उसके आधार पर। तो उसके आधार पर यहाँ बताया गया कि उत्तरी यूरोप में सबसे लोकप्रिय प्रकार का ग्रीन हाउस कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ग्लास ग्रीन हाउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है कहाँ पर, उत्तरी यूरोप में। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का प्रभाव। जब ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में रहता है, उसका प्रभाव जब पड़ने लगता है ग्रीन हाउस गैस का, तो उसमें क्या क्या नुकसान होता है, तो उससे क्या होता है कि तापमान में वृद्धि हो जाती है, टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, गर्मी बहुत अधिक होने लगती है, ठीक है, मतलब तापमान में वृद्धि हो जाता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि, समुद्र का जल स्तर जो है वह बढ़ने लगता है। देखिए यदि आप लोगों को पूछा, ऑप्शन देगा कि ग्रीन हाउस गैसों में जब वृद्धि होती है तो उसके कारण नुकसान होता है, उसके कारण होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको दे देगा तापमान में वृद्धि, मौसम में वृद्धि, ऐसा मतलब बहुत सारा ऑप्शन देगा। तो उसमें यदि आप लोग को तापमान में वृद्धि दिखा तो उसके ऊपर आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, तापमान में वृद्धि होता है, समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, पारिस्थितिक तंत्रों में हानि हो जाती है, मतलब इकोसिस्टम लॉस होने लगता है, कृषि पर प्रभाव पड़ने लगता है, और ओजोन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारा जो पृथ्वी का कवच है ओजोन को पृथ्वी का कवच बोला जाता है, उसके ऊपर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रभाव पड़ता है, और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, याद रखिएगा भैया। तो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि का प्रभाव यही है। आप लोग को ऑप्शन में यदि इसमें से कोई भी देखने को मिले तो क्लिक कर दीजिएगा, मतलब टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस ऊष्मीय वातावरण की स्थायी दशा का विश्लेषण किसने किया था, ठीक है। ग्रीन हाउस जो है उसकी ऊष्मीय वातावरण की अस्थायी दशा का विश्लेषण किसने किया था, वाकर ने किया था। किसने किया था, वाकर ने सन 1965 ईस्वी में ग्रीन हाउस ऊष्मीय वातावरण की अस्थायी दशा का विश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक फिल्म का मुख्य डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। जो प्लास्टिक फिल्म होता है उसका सबसे नुकसान, मतलब डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, हानि क्या है, ठीक है। तो ये शॉर्ट लाइफ होती है, इसकी जो जीवन क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है प्लास्टिक फिल्म का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लकड़ी और बांस का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। लकड़ी और बांस का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब लो कास्ट पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनाया जाता है तो वहाँ पर लकड़ी और बांस का यूज किया जाता है, ठीक है। लो कास्ट ग्रीन हाउस बनाने के लिए, मतलब कम खर्च में ग्रीन हाउस को बनाने के लिए लकड़ी और बांस का यूज किया जाता है, नहीं तो लकड़ी और बांस के स्थान पर पाइप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन और। तो मैं आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन इसी पे बताने वाला हूँ, जिसमें से इस सब्जेक्ट का 75 क्वेश्चन हो चुका है, 25 क्वेश्चन और है
उस 25 क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जो 75 क्वेश्चन बताया उसमें से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, जो कि उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। उस 25 क्वेश्चन में से ही 15 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और 100 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महत्वपूर्ण अनाजों के विश्राम कोड। कुछ अनाज हैं उनके विश्राम कोड को पूछ लेता है। जैसे पूछ लेता है कि गेहूं का एंगल रिपोज कितना होगा या विश्राम कोड कितना होगा, राई का विश्राम कोड कितना होगा, जई का विश्राम कोड कितना होगा। तो इसलिए मैं आप लोग को 4-5 जो मुख्य क्रॉप उसका बता देता हूं, तो आप लोग का इससे मैनेज हो जाएगा। तो गेहूं का जो एंगल रिपोज होता है या विश्राम कोड होता है वह 23 से 28 डिग्री होता है, ठीक है। बाजरा का विश्राम कोड 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, बस डिग्री कोड पूछा है, ठीक है, टेम्परेचर नहीं पूछा है। तो गेहूं का 23 से 28 डिग्री, बाजरा का 20 से 25 डिग्री, ठीक है। राई का 23 से 28 डिग्री, जई का 31 से 44 डिग्री, जौ का 28 से 40 डिग्री और मक्का का 30 से 40 डिग्री होता है क्या, विश्राम कोड, ठीक है। गेहूं का विश्राम कोड यदि पूछ दिया ऑप्शन में आप लोगों को दे देगा 25 से 27, 28 से 29, 31 से 44, एक देगा 23 से 28। तो आप लोग वहाँ पर यदि 23 से 28 देखने को मिला तो उसके ऊपर आप लोग को टिक करना है। तो गेहूं का विश्राम कोड 23 से 28 होता है। बाजरा का पूछ दिया, कई ऑप्शन देगा उसमें 20 से 45, 20 से 25 आप लोग को देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आप लोग को टिक कर देना है। राई का 23 से 28 डिग्री, जई का 31 से 44 डिग्री, जौ का 28 से 40 डिग्री, मक्का का 30 से 40 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कुछ फसलों की सांद्रता, ठीक है। तो कुछ फसलों का पोरोसिटी पूछ लेता है, ठीक है, दे देगा कुछ क्रॉप बोलेगा इसकी पोरोसिटी कितनी है, ठीक है, या सांद्रता कितना होगा। तो जैसे कॉर्न दे दिया, मान लीजिए मक्का दे दिया, मक्का का कितना होता है तो 40 से 50% सांद्रता होती है। धान का 48 से 50%, और गेहूँ का 50 से 55%, और ओट का, जई का 60 से 70%, ठीक है। तो पोरोसिटी देखिए यहाँ पर है, सांद्रता कितनी होती है, कितने प्रतिशत होती है, ठीक है। तो कॉर्न में 40 से 50%, पैडी में 48 से 50%, और व्हीट में 50 से 55%, ओट में 60 से 70%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कुछ कृषि फसलों के लिए वायु वेग की आवश्यकता। तो कुछ कृषि फसल जो हैं उनके लिए कितने वायु वेग की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ये जो मैं आप लोग को तीनों बताया ना, 21, 22, 23 क्वेश्चन, 21वां, 22वां और 23वां, इसमें से आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। तो जैसे वीट हो गया, वीट के लिए कितने वायु वेग की आवश्यकता होती है तो 9 से 11.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला राई तो 8.5 से 10, ओट 8 से 9, कॉर्न के लिए 34.9, सोयाबीन के लिए 44.3, और बार्ली के लिए 8.5 से 10.5, और स्मॉल ओट के लिए, छोटी जई के लिए 19.3, ठीक है। तो यह कुछ कृषि फसल थे जिनके लिए वायु वेग की आवश्यकता पड़ती है। कितनी पड़ती है आप लोग को मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं 23 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, LSU ड्रायर का वजन क्षमता। LSU ड्रायर जो होता है इसका पूरा नाम होता है लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर, क्योंकि इसको लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया तो उसी के नाम पे इसका नाम LSU पड़ गया, लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर पड़ गया। इसकी जो वजन क्षमता होती है 2 से 12 टन की होती है, मतलब इसको कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 टन अनाज सुखाने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके लिए हवा का जो तापमान है वो 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और हवा जो है उसका फ्लो रेट 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन होना चाहिए, ठीक है। 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि LSU ड्रायर के लिए जो वायु का एयर फ्लो रेट है वो कितनी होनी चाहिए, तो 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन, 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन LSU ड्रायर का एयर फ्लो रेट है, ठीक है। और एयर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है स्क्रू कन्वेयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्क्रू कन्वेयर जो होता है उसको अगर कन्वेयर के नाम से भी जाना जाता है, AUGER, अगर कन्वेयर, ठीक है। स्क्रू कन्वेयर को अगर कन्वेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया। 75 क्वेश्चन पर एक कंप्लीट हो चुकी है, 25 क्वेश्चन और बचा। इसके बाद एक मैराथन आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन को आप लोगों को कराया जाएगा एक साथ। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।